हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सतीश श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आया हूं और वो टॉपिक है मेरा क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटालिसिस, उत्प्रेरण के लक्षण। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना ये टॉपिक और देखते हैं कि कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं जो कैटालिसिस को स्पेसिफिक बनाते हैं। तो देखते हैं, देखो सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि कैटालिस्ट रिमेन्स अनचेंज्ड इन मास, केमिकल एंड फिजिकल नेचर ऑफ द रिएक्शन। मतलब है कि जो कैटालिस्ट है वो केवल केमिकल रिएक्शन के रेट को चेंज करता है, उसका स्वयं का रिएक्शन के बाद किसी भी प्रकार का केमिकली, फिजिकली, क्वांटिटेटिवली कोई चेंज नहीं आता। समझ गए बच्चों कि उत्प्रेरक अभिक्रिया के पश्चात द्रव्यमान एवं भौतिक रासायनिक गुणों में अपरिवर्तनीय रहता है। मतलब है कि क्वांटिटेटिवली और केमिकली, फिजिकली कोई चेंज नहीं आता, मतलब केवल रिएक्शन को एक्सीलरेट करता रहता है। समझ गए ना, पहला पॉइंट। दूसरा है कि किसी भी रिएक्शन को कैटेलाइज्ड करने के लिए, उसको एक्सीलरेट करने के लिए कैटालिस्ट की बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी जरूरी होती है। ऐसा नहीं कि हम बहुत सारा कैटालिस्ट यूज करें, मतलब कैटालिस्ट की वेरी स्मॉल क्वांटिटी ही रिएक्शन को एक्सीलरेट करने के लिए पर्याप्त होती है। यही मैंने लिखा है कि स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कैटालिस्ट इज जनरली सफिशिएंट टू कैटेलाइज फॉर रिएक्शन। अभिक्रिया के उत्प्रेरण में उत्प्रेरक की बहुत कम मात्रा आवश्यक होती है। समझ गए ना। थर्ड पॉइंट आता है कि जो कैटालिस्ट है वो किसी रिएक्शन को इनिशिएट नहीं कर सकता। मतलब अगर दो रिएक्टेंट के बीच में रिएक्शन नहीं हो रही है और आप कैटालिस्ट डाल दें तो रिएक्शन स्टार्ट हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। कैटालिस्ट केवल रिएक्शन रेट को या रिएक्शन को एक्सीलरेट करता है, रिएक्शन को क्या नहीं कर सकता, इनिशिएट नहीं कर सकता। समझ गए ना। मतलब यही मैंने लिखा है कि कैटालिस्ट कैन नॉट इनिशिएट केमिकल रिएक्शन, ओनली एक्सीलरेट द रिएक्शन। उत्प्रेरक अभिक्रिया प्रारंभ नहीं कर सकता, केवल त्वरित कर सकता है, रेट को कम बढ़ा घटा सकता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है कि जो कैटालिस्ट है वो बहुत ही स्पेसिफिक नेचर के होते हैं। स्पेसिफिसिटी अभी मैंने आपको बताई। स्पेसिफिक नेचर का मतलब होता है कि एक कैटालिस्ट केवल एक रिएक्शन को ही कैटेलाइज्ड करेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो कैटालिसिस होती है वो रिएक्टेंट और कैटालिस्ट के कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर्स पर डिपेंड करती है कि वो एक दूसरे से फिट हो रहे हैं कि नहीं। जैसे ताला और चाबी, तो ताला और चाबी के जो लीवर से इस तरह से सेट होते हैं कि वो एक दूसरे में फिट हो जाते हैं और ताला खुल जाता है। ठीक इसी तरह से कैटालिस्ट पर वही जो है रिएक्टेंट आके फिट बैठेगा और कैटेलाइज्ड होगा, जिसका स्ट्रक्चर कैटालिस्ट का कॉम्प्लीमेंट्री हो या जिसे कैटालिस्ट सेलेक्टिव रूप से अपनी सरफेस पर एडजॉर्ब करता है। तो समझ गए बच्चों कि कैटालिस्ट आर स्पेसिफिक इन नेचर, मींस वन कैटालिस्ट कैटेलाइज्ड, ठीक है, कैटेलाइज्ड ओनली वन रिएक्शन, अर्थात उत्प्रेरक विशिष्ट होते हैं, अर्थात एक उत्प्रेरक केवल एक अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है। नेक्स्ट है कि कैटालिस्ट बहुत ही ज्यादा सिलेक्टिव भी होते हैं। सिलेक्टिव का मतलब है कि कैटालिस्ट की वो प्रॉपर्टी जो इस तरह से रिएक्शन को डायरेक्ट करता है कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बन जाए, जो मैंने अभी आपको सिलेक्टिविटी में बताया है। मतलब एक से रिएक्टेंट सेम हो लेकिन कैटालिस्ट बदलते हैं तो प्रोडक्ट्स भी अलग अलग हो जाए। तो इस तरह से हर कैटालिस्ट की अपनी एक पर्टिकुलर रिएक्शन को डायरेक्ट करने की टेंडेंसी है, तो इसी टेंडेंसी को क्या बोलते हैं, सिलेक्टिविटी। तो कैटालिस्ट में इस तरह की एक सिलेक्टिविटी होती है। मतलब कैटालिस्ट सिलेक्टिव इन नेचर मींस डायरेक्ट पर्टिकुलर रिएक्शन सच अ वे गिव पर्टिकुलर प्रोडक्ट। उत्प्रेरक चयनात्मक होते हैं, अर्थात अभिक्रिया को इस प्रकार से निर्देशित करते हैं कि एक विशिष्ट उत्पाद बनता है। तो आप यहाँ तक नोट करेंगे। अभी देखो मैंने आपको सिलेक्टिविटी बताई थी, जैसे ये रिएक्टेंट सेम है लेकिन कैटालिस्ट आप बदल रहे हैं, तो आप देख रहे हैं प्रोडक्ट्स बदल रहे हैं, तो ये क्या है, एक सिलेक्टिव नेचर कैटालिस्ट का। समझ गए ना। अब हम आते हैं कि कैटालिस्ट और आगे नेक्स्ट कैरेक्टर्स देखो। तो कैटालिस्ट किसी जो इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शंस है, उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं करता, ना ही इक्विलिब्रियम की पोजीशन में चेंज करता है। क्यों?
क्योंकि ये रिएक्शन की डेल्टा एच को इफेक्ट नहीं करता, केवल एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है, और जितना डिक्रीज फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है उतना ही डिक्रीज क्या होता है बैकवर्ड डायरेक्शन में। मतलब ये है कि ये दोनों डायरेक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी है उन्हें इक्वल एक्सटेंट में डिक्रीज करता है। यही मैंने लिखा है कि कैटलिस्ट कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ Kc एंड पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बिकॉज कैटलिस्ट कैटेलाइज्ड बोथ डायरेक्शन टू मतलब फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इन इक्वल एक्सटेंट। मतलब है कि इस तरह से आप समझ गए होंगे Kc नहीं चेंज होता है ना ही पोजीशन, क्यों? क्योंकि दोनों डायरेक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी बराबर एक्सटेंट में डिक्रीज होती है। मतलब उत्प्रेरक Kc के मान को नहीं बदलता, ना ही साम्य की स्थिति को, क्योंकि अग्र तथा पश्च वेग को समान मात्रा में उत्प्रेरित करता है। नेक्स्ट है कि अगर हम जो कैटालिटिक रिएक्शन है अगर हम इसका टेम्परेचर चेंज करें तो इनके भी रेट में चेंज आएगा। इंक्रीज करोगे तो इंक्रीज होगा, डिक्रीज करोगे तो डिक्रीज। ऐसा क्यों? क्योंकि हर एक कैटालिस्ट का अपना एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है। उस टेम्परेचर तक अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तब तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा, उससे ज़्यादा कर दोगे तो फिर डिक्रीज होगा। तो उस टेम्परेचर जहाँ पर किसी कैटालिस्ट की जो एक्टिविटी है वो मैक्सिमम हो जाती है उसे बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। मतलब हर एक कैटालिस्ट का अपना एक ऑप्टिमम टेम्परेचर है जिस पर उसकी कैटालिटिक जो एक्टिविटी है वो मैक्सिमम होती है। जैसे मान लो एंजाइम्स हैं, तो हमारी बॉडी में एंजाइम का ऑप्टिमम टेम्परेचर लगभग 38 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इससे ज़्यादा कर दोगे तो वो कोएगुलेट हो जाएंगे, उससे कम रखोगे तो थोड़ी एक्टिविटी कम रहेगी। तो इस तरह से इन कैटालिस्ट का भी अपना एक क्या होता है ऑप्टिमम टेम्परेचर। समझ गए बच्चों? ताप बदलने से प्रेरण क्रियाओं का वेग बदलता है। प्रत्येक उत्प्रेरक जिस ताप पर अधिकतम क्रियाशीलता दर्शाता है उसे बोलते हैं अनुकूलतम ताप। तो आप इसे नोट कर लें। अब देखो नेक्स्ट कैरेक्टर है कि कुछ सब्सटेंस ठीक है ऐसे होते हैं जो कैटालिस्ट की कैटालिटिक पावर को इंक्रीज कर देते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं कैटालिटिक प्रोमोटर्स, जिन्हें हम डिटेल में देख चुके हैं हम इससे पहले वाली वीडियो में। और कुछ ऐसे भी सब्सटेंस हैं जो कैटालिस्ट की कैटालिटिक पावर को डिक्रीज कर देते हैं। तो जो कैटालिटिक प्रोमोटर्स होते हैं वो तो इंक्रीज करते हैं क्योंकि वो एक्टिवेशन एनर्जी को मतलब कहें कि जो कैटालिस्ट है उसकी सरफेस को ज़्यादा एड्जॉर्प्शन वाली बना देते हैं, जबकि जो सब्सटेंस कैटालिटिक पावर को डिक्रीज करते हैं या डिस्ट्रॉय कर देते हैं उन्हें बोलते हैं कैटालिटिक पॉइजन। ये एड्जॉर्प्शन पावर को कम करते हैं। यही मैंने लिखा है कि कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट इंक्रीज, ठीक है, इंक्रीजेस इन द प्रेजेंस ऑफ सम सब्सटेंस व्हिच आर कॉल्ड, ठीक है, कैटालिटिक सब्सटेंसेस, ठीक है, which are called catalytic promoters and some substances, ठीक है, decrease the catalytic activity of catalyst called catalytic poisons। समझ गए ना? एक कैटालिटिक प्रोमोटर्स होते हैं, इनको वैसे मैंने डिटेल में अच्छी तरह डिफाइन किया है। जैसे ये है रिएक्शन N2 + 3H2, अगर Fe कैटालिस्ट है MO मिला दिया जाए तो यहाँ पर ये कैटालिटिक प्रोमोटर बन जाता है, अमोनिया फास्ट बनती है। लेकिन अगर इसी में CO मिला दिया जाए तो अमोनिया स्लो हो जाता है। तो समझ गए बच्चों कि कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो उत्प्रेरक की उत्प्रेरण क्षमता को बढ़ा देते हैं, उनको बोलते हैं उत्प्रेरक वर्धक, और कुछ ऐसे हैं जो घटा देते हैं, उन्हें बोलते हैं उत्प्रेरक विष। जैसे अमोनिया का फॉर्मेशन चल रहा हो, Fe कैटालिस्ट होता है, MO मिला दोगे अमोनिया फास्ट और रेट बनना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये कैटालिटिक प्रोमोटर होता है, जबकि यहाँ पर अगर Fe तो कैटालिस्ट ही है लेकिन CO मिला दे तो ये पॉइजन बन जाता है, इसकी रेट फॉर्मेशन रेट स्लो हो जाती है। तो इस तरह से कैटालिटिक पावर को भी डिक्रीज इंक्रीज किया जा सकता है। फिर आता है कि कैटालिस्ट हम जानते हैं कि रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। क्यों? तो डिक्रीज करके और रिएक्शन को लो एक्टिवेशन एनर्जी का पाथ देता है जिससे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। हम देखो इस तरह समझ सकते हैं, एट पर्टिकुलर टेम्परेचर अगर ये डिक्रीज होगा तो E/RT डिक्रीज होगा, तो -E/RT इंक्रीज होगा क्योंकि माइनस वैल्यू कम हो जाएगी, तो इसका पावर E का पावर -E/RT इंक्रीज होगा। तो K = होता है A, E का पावर -E/RT, तो ये इंक्रीज हो जाएगा, मतलब K इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। तो इस तरह से ये डिक्रीज होने से K बढ़ जाता है। तो ये का किस तरह से चेंज होता है, तो कैटालिस्ट ये चेंज कर सकता है, ठीक है। तो आप यहाँ तक लिखें।
देखो और भी नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है कि कैटालिस्ट रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज, एंट्रोपी चेंज और फ्री एनर्जी चेंज इनको चेंज नहीं करता, ध्यान रखना। केवल एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज कर सकता है, किंतु रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज, एंट्रोपी चेंज और फ्री एनर्जी चेंज इनको इफेक्टेड नहीं करता। समझ गए बच्चों? उत्प्रेरक अभिक्रिया की एंथैल्पी परिवर्तन, एंट्रोपी परिवर्तन और मुक्त ऊर्जा परिवर्तन इनके मान में कोई चेंज नहीं करता, इनको नहीं बदलता। केवल डेल्टा मतलब केवल एक्टिवेशन एनर्जी चेंज हो सकती है, ठीक है।